आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। न्यूज़ मैक्स से खास प्रोग्राम खबर से आगे में आपका खैर मकदम है। 5 रियासतों के नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 रियासतों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खासतौर से आज हम इस प्रोग्राम में ये बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नताइज पर और क्या असर उसका पड़ने वाला है, खासतौर से मुस्लिम्स के ऊपर, क्योंकि मुसलमान इन नताइज को लेकर काफी बेचैन हैं, काफी खौफजदा हैं। इसी चीज पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर हैं, और उसके साथ ही दूसरे खास मेहमान हैं हाफिज साबरीन साहब जो बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे सीताराम बाजार मंडल के, और उसके साथ ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के को कन्वीनर भी हैं जो आरएसएस का एक विंग है, मुस्लिम विंग है। साबरीन साहब, इन नताइज को आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर से मुस्लिम परिप्रेक्ष्य में? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शकील साहब कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। उसके साथ मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरुआत करूँगा। कुछ आंधियों में इस कदर बदहवास हुए थे लोग, कुछ आंधियों में इस कदर बदहवास हुए थे लोग, जो शजर खोखले थे उन्हीं में जा चुके। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं तमाम यूपी की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मोदी जी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे पर भरोसा किया और उसी के साथ अमित शाह जी के कौशल नेतृत्व पर और तमाम भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता को कि जिन्होंने घर घर जाकर, घर घर नोक कर कर वोटर को निकाला, वोटरों में जागरूकता पैदा की। देखें, मुस्लिम समाज की अगर आप बात करें खौफजदा होने की, तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं मुस्लिम समाज को। और किसने कह दिया कि मुस्लिम समाज खौफजदा है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नतीजे आने से? अरे साहब, कितना सही मानते हैं इस बात को जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने भी अपना वोट बीजेपी को दिया है? क्योंकि 325 सीटें बहुत होती हैं, 325 सीटें 403 में से बीजेपी लेकर आ रही है और कहा जा सकता है बहुजन समाज पार्टी का सफाया हो गया है। शायद वो अब खुद भी राज्यसभा में जो है मायावती ना आ पाए, क्योंकि 18 सीट उनको जो है अभी तक मिलती नजर आई है। देखिए, ये बात तो सही है साबरीन साहब की कि मुस्लिम ने भी वोट दिया है बीजेपी को, इसमें कोई शक नहीं है। एमपी इलेक्शन में 8% वोट मिला था बीजेपी को और अब अनुमान के मुताबिक 10 से 15% वोट मिला है। तो ये तो सही है कि मुस्लिम वोट मिला है, लेकिन इसमें बीजेपी की ज़्यादा सीटें आने में सबसे बड़ा दखल जो है वो उस वोटर का है जो वोट बिल्कुल तितर बितर हो गया, जो बसपा के नाम पे, समाजवादी के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे कई हिस्सों में बट गया। दूसरे ये है एक बहुत बड़ा नुकसान इस वजह से भी हुआ कि मायावती ने कुछ मुसलमान वोटों को टिकट दिया, वहीं पर जो है एसपी ने भी मुसलमान उम्मीदवार उतार दिया, वहीं कांग्रेस ने भी मुसलमान उम्मीदवार उतार दिया। तो उससे ये हुआ कि जब 2 आपस में मुसलमान लड़े तो कहीं ना कहीं बीजेपी का आदमी उसमें निकल गया। ये सच्चाई है। लेकिन एक जो बात आपने कही थी पहले कि मुसलमान खौफजदा है, मैं नहीं समझता इस बात को। साबरीन साहब ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं नहीं समझता कि कहीं इससे मुसलमान खौफजदा है, बल्कि मुसलमान को तो इसका स्वागत करना चाहिए। जब हमारे मुल्क पर एक पार्टी की हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी हमारे वज़ीर आज़म बने हैं, तो मैं कहता हूं कि हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और खुशदिली के साथ करना चाहिए। ये इलाही फैसला होता है, इसमें किसी भी आदमी का कोई अमल दखल नहीं होता। कुदरत ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छाई हो। तो यूपी में अगर बीजेपी आ गई है तो ऐसा तो है नहीं कि यूपी में पहली बार बीजेपी आई। कल्याण सिंह की हुक्म, हाँ कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से मुसलमान कहीं ना कहीं अपने आप को खौफजदा महसूस करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में शायद ऐसा ना हो और इनसे उम्मीद भी ऐसी की जाए कि ऐसा ना हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी ऐसा हुआ जैसे इन लोगों ने इलेक्शन के अंदर भी इन तमाम बातों को मुद्दा बनाया, तो मुसलमान इतना मुर्दा जहनीत का अभी नहीं है। मुसलमान अपनी तालीम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, रसूल के बारे में, तलाक के बारे में बहुत जागरूक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सारा मुसलमान सड़कों पर फिर आएगा। पहले भी ऐसा होता रहा है, जब भी कोई कानून, मुस्लिम विरोधी कानून जब भी किसी सरकार ने पास करने की कोशिश की है, तो आपको याद होगा कि यूपी में बच्चा बच्चा सड़क पे निकल गया था और बहुत सारे कानून ऐसे हैं कि वापस लेने पड़े सरकारों को। तो मुसलमान ऐसा नहीं है कि कमज़ोरी के साथ उसको सुनता रहेगा, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ऐसा ना हो और ये लोग ऐसा ना करें। साबरीन साहब, इलेक्शन से पहले जिस तरह से बीजेपी लीडरान के जरिए, खासतौर से अमित शाह ने जो एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जब जारी किया था, तो उस वक्त भी कई मामले ऐसे सामने आए थे, जैसे कि तलाक की बात आई थी, उसके अलावा सेना बनाने की बात आई थी, बूचड़ खाने को बंद करने की बात आई थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के जरिए अपनी तकरीरों में जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, इस तरह की चीजें आई जो मुसलमानों के खिलाफ थी। तो क्या
अब जिस तरह से पार्टी सरकार बना रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई है, तो अब क्या इन सब मुद्दों पर बीजेपी काम करेगी? सबसे पहले अगर बूचड़ खानों की हम बात करें तो बूचड़ खाने, मैं खुद इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि बूचड़ खाने बंद होने चाहिए। लेकिन कौन से वाले बूचड़ खाने बंद होने चाहिए? जहां पर गाय को काटा जाता है कहीं भी, क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारे इस देश में गाय पूजनीय है। एक समुदाय को और एक बहुत बड़ा तबका, इस हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका उसको पूजता है। तो मुस्लिम्स होने के नाते मैं इसका पूरी तरह से बिल्कुल खुलकर समर्थन करूंगा कि बूचड़ खाने, वो कत्ल खाने बंद होने। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा बूचड़ खाना नहीं चल रहा है जहां पर गाय कटती हो, तो उनका जिक्र, घबराने की जरूरत नहीं है ना जी। कहीं किसी को नहीं, उन्होंने ये कहा था जहां पर भैंसें कटती हैं उन बूचड़ खानों को बंद किया जाएगा। बूचड़ खानों की बात कर रहे हैं तो मैं फिर आपसे फिर कह रहा हूँ और अपनी उसी बात पर अटल हूँ कि जहां पर गाय काटी जाती है, बैल काटे जाते हैं, जिससे आस्था जुड़ी हुई है, किसी धर्म की अगर आस्था जुड़ी हुई है तो ऐसे बूचड़ खाने 100% बंद होंगे। अगर नहीं होते तो नहीं होंगे। अगर नहीं, वो कत्ल गाय नहीं है तो नहीं बंद करी जाएंगी। और रहा सवाल दूसरा कि अभी आपने बात कही कि राम मंदिर का और या इस किस्म के जो मुद्दे आपने कहे, देखिए मुसलमान पूरी तरह से जागरूक हो चुका है। 70 साल तक इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का या कभी संघ का हुआ दिखाया, कभी किसी का हुआ दिखाया, लेकिन क्योंकि आज मुसलमान सिर्फ और सिर्फ उसका साथ देने के लिए तैयार है जो सबका साथ और सबका विकास वाली बात करता है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मोदी जी ने जो कहा था कि मैं अपने मुसलमान भाई के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, तो उसी नारे पर भरोसा करते हुए यूपी का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। और जैसे मौलाना ने बताया कि 10 से 15%, मैं कह रहा हूं बल्कि 17% से ज़्यादा मुस्लिम्स ने भारतीय जनता पार्टी को इस नारे के साथ, सबका साथ सबके विकास वाले नारे पर अमल करते हुए वोट दिया। सयाजी रशीद साहब, जिस तरह से यूपी में अभी मायावती ने कहा है कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। जो एग्जिट पोल आए थे उसमें भी ज्यादातर ये बता रहे थे कि 185 सीट आएंगी। सिर्फ एक आज तक का एग्जिट पोल ऐसा था जो 265 दिखा रहा था। एक चीज़ देखिए, एक तो मैं पहले आपको ये जवाब दे दूं, जो बात आई थी पहले कि भाई क्या बीजेपी उस एजेंडे पर अमल करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, साबरीन साहब बैठे हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, बूचड़ खाने नहीं। जब हम गाय में आस्था रखते हैं, गाय को पूजनीय मानते हैं, गाय को माँ मानते हैं, तो फिर क्या वजह है कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान बड़ी बड़ी कंपनियों के, एक्सपोर्ट कंपनियों के मालिक हैं, क्या उनको अपनी माँ को काट कर बेचते हुए, एक्सपोर्ट करते हुए इतनी भी दया नहीं आती कि हम अपनी माँ को काट रहे हैं, अपनी माँ को बेच रहे हैं? तो उनको चाहिए सबसे पहले वो एक्सपोर्ट खाने बंद करें, वो जगहें बंद करें जहाँ करोड़ों कुंटल जो है गोश्त जो है गाय का बाहर जाता है, वो बंद करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या अमित शाह जी जैसे उन्होंने पहला नारा और पहली तकरीर में अपनी ये कहा था कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, क्या वो उसको बनाएंगे? ये सारे चुनावी मुद्दे हैं और इतनी घटिया ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ी पार्टी है, बड़े लोग हैं, इन लोगों को ये घटिया ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये जो आपने ईवीएम मशीन की बात कही है, देखिए मायावती ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मैं तो उसको नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ क्यों ऐसा हुआ कि भाई एकदम जो है बीजेपी का आदमी निकल गया। एक वजह तो खैर समझ में आती है, जैसे मैंने बताया कि जहां दो मुस्लिम इकट्ठे हो गए वहां मुसलमान का वोट बढ़ गया और बीजेपी निकल गई। लेकिन मैं एक आध सीट का जिक्र करता हूं, जैसे गंगो हमारी सीट है, वहां सिर्फ एक मुसलमान खड़ा हुआ था। 1,30,00,000 वोट है वहाँ मुसलमान का। अगर 70% वोट भी बढ़े तो भी 85,000 वोट जाता है, लेकिन वहाँ भी मुसलमान हार गया अकेला रहते हुए। उसकी क्या वजह हुई? तो ये जो है, जो मायावती जी ने क्लेम किया है, कहीं ना कहीं शक तो जाता है, लेकिन ये तो अब ऐसा है कि सांप निकल गया, रस्सी पीटने से कोई फायदा नहीं। ये बात तो लोकसभा में भी कही गई थी, जब लोकसभा में मोदी को बहुत ज्यादा सीटें मिली थी, तो ये बात जब भी उठी थी, बहुत सारी वीडियो आई थी कि किस तरह से उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, किस तरह से उसमें सेटिंग की जा सकती है। और ये बात भी उठाई गई थी कई पार्टियों के द्वारा कि अब जो है पेपर पर ही जो है वोट होना चाहिए, जिस तरह से पहले होता था, बैलेट का इस्तेमाल होता था, उसको दोबारा से राइज करना चाहिए। 2014 के अंदर में इसकी मैं आपसे बात करूंगा। 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से मैंडेट मिला, उस वक्त सत्ता के अंदर यूपीए सरकार बैठी हुई थी, तो मोदी जी तो उस समय ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ नहीं कर सकते थे। यानी अगर बिहार हम हारते हैं तो उस वक्त कोई इस किस्म की आवाज नहीं निकलती। और अगर हम यूपी जीत जाते हैं, यूपी में अभी सरकार किसकी थी? यूपी में मुलायम सिंह जी की थी, तो भाई समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी वजीर आला थे यूपी के, अगर ईवीएम में गड़बड़ हो रही थी तो आपने क्यों नहीं रोकी?
अगर बिहार हार जाते हैं तो उस वक्त कोई इल्जाम नहीं लगता हम पर, है। यूपी लोकसभा जीतने के बाद कि जी ईवीएम में गड़बड़ थी, आज यूपी अगर हम जीत जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ थी, तो भाई पंजाब की आप बात क्यों नहीं करें कि ईवीएम में गड़बड़ थी, गोवा में आप क्यों नहीं बात करें कि ईवीएम में गड़बड़ थी, और उसके अलावा तो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, उत्तराखंड अगर हम जीत गए तो आप वहां की बात नहीं कर रहे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि कोई तर्क तो होना चाहिए ना जी। अब किस तरह से हम हमारे पास दलाइल क्या है वो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाना। भाई आपने सच्चाई ये है कि 20 साल के अंदर मुसलमानों के लिए कहीं कुछ नहीं किया। आज वो जनरेशन जो पैदा हुई थी उससे पहले गैर पढ़ी लिखी जनरेशन थी, ये 20 साल वाली जनरेशन आज वोट देने के लायक हो गई है। ये सब जानती है, आपके वादों पर नहीं जी। आप अगर अमली कोई काम करेंगे मुसलमानों के लिए तो आपका साथ देंगे, अदरवाइज नहीं। उन्होंने भरोसा करा मोदी जी पर और इसलिए मुसलमान उसके साथ पहुंचे। मौलाना, जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई उसके बाद से कांग्रेस यूपी में धीरे धीरे खत्म होती नजर आई। अगर पिछली सरकार की बात करें तो उसमें यूपीए की जो सरकार थी उसमें बहुत ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी, वो भी आखिरी फेज में जाकर के कांग्रेस की आई थी। लेकिन अगर लोकसभा विधानसभा की बात करें तो उसमें कांग्रेस पिछली बार 28 पर थी, इस बार गठबंधन में भी 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसके अलावा समाजवादी पार्टी जो 224 सीटें पिछली इलेक्शन में 2012 में लाई थी वो घट करके 58 पर सीमित हो गई। तो कहीं ना कहीं जो मुसलमानों का साथ था उसको वापस लाने में समाजवादी, चाहे उसकी कुछ भी वजह रहे हैं, जैसे मुलायम सिंह का अलग होने के बाद मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था और उसकी वजह मुसलमान उनके साथ रहते थे। इस बार किसी भी स्टेज पर समाजवादी के कोई भी बड़ा मुस्लिम लीडर नजर नहीं आया, कोई कंपेन करता हुआ नजर नहीं आया। तो मुसलमानों को अखिलेश नहीं जोड़ पाए, ना ही कांग्रेस जोड़ पाई। एक बात तो मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूँगा, हम जब पढ़ते थे छोटे छोटे थे तो एक मिसाल सुना करते थे कि एक आदमी को मजाक करने की आदत थी। वो रोज़ाना घर से बाहर निकलता और ये शोर मचाता था, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। लोग बाहर निकलते थे तो वो हंस के फिर अंदर चला जाता था और लोग बेवकूफ़ बन के वापस चले जाते थे। एक दिन सचमुच में भेड़िया आ गया और उसने फिर शोर मचाया जैसे रोज़ मचाता था, लेकिन लोगों ने ये कह के छोड़ दिया यार इसका तो रोज़ाना का काम है। तो कांग्रेस ने जो 70 सालों में एक शोर मचाया था, जनसंघ आ गई, जनसंघ आ गई, बीजेपी आ गई, जनसंघ आ गई, बीजेपी आ गई, उससे लोग इतने मुतासिर हुए, उन्होंने सोचा यार कांग्रेस का तो रोज़ाना का काम है, ये तो ऐसे चिल्लाती रहती है। अब जो है फिर दूसरी बात यह कि मुसलमान के साथ जो कांग्रेस का सोतेला बर्ताव रहा, 55,000 फसाद मामूली फसाद नहीं होते, 55,000 फसाद दिए हैं कांग्रेस ने। 1500 कमीशंस बने हैं, उन कमीशंस की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, किसी कमीशन की रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ। लास्ट में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, आपकी सरकार थी, आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल दरामद तक नहीं किया, मुसलमान के नाम पर एक काम नहीं किया। हत्ता के 500 करोड़ का जो बजट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम पर आता था सालाना, वो सारा का सारा वापस जाता था और एक पैसा किसी मुसलमान को नहीं मिलता था। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हुई। मुसलमान समझ गया कि कांग्रेस हमें वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल कर रही है, इसलिए उसको अल्टरनेट कोई नज़र नहीं आता था। दिल्ली में उसको अल्टरनेट नज़र आया और आप पार्टी के साथ तमाम मुसलमान चला गया। यूपी के अंदर 2 बड़ी वजह हुई, समाजवादी को क्यों नहीं गया, बीएसपी को क्यों नहीं गया। इसमें क्या है, हज़रत क़ारी तैयब साहब का मुझे एक शेर याद आता है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लूटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमारे कुछ रहबर जो नाम निहाद रहबर जिनको हम कह सकते हैं, उन्होंने इतना घिनौना काम किया है, मैं इसको घिनौना कहूँगा, एक पार्टी को सपोर्ट करके और एक पार्टी को ना सपोर्ट करके। ये मुसलमान के लिए घातक सिद्ध हुआ, ये कहीं ना कहीं मुसलमान के लिए घातक सिद्ध हुआ। मुसलमान ने, देखिए, अगर मुसलमान कहने से वोट नहीं देता तो अपील को कहीं ना कहीं जहन में तो रखता है। अगर ये हमारा वोट नहीं बढ़ता और आज हमारे तमाम मुस्लिम रहनुमा एक बात पर मुत्तफिक हो जाते कि भाई समाजवादी को वोट दे दो या कांग्रेस को वोट दे दो या जो आदमी बीजेपी को हरा सकता हो, बीजेपी कैंडिडेट को हरा सकता हो, उसको वोट दे दो, वो किसी भी पार्टी से हो, तो मैं समझता हूँ कि ये वोट तकसीम नहीं होता और इस वोट का कहीं ना कहीं कांग्रेस समाजवादी को फ़ायदा हो जाता और बीजेपी इतनी फुल बहुमत से जिस तरह से आई है, ये कयास से और सोच से बाहर की चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब चूंकि जो हमारे अंदर के ही कुछ लोग ऐसे हैं और उन्होंने इस तरह के अमल किए हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ जो हुआ है मामला, तो मुसलमान उससे कहीं ना कहीं पछड़ गया और वोट उसका तकसीम हो गया, इसलिए ये सारा कुछ हो गया। अब इसमें भी हमें एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है, मैं फिर आपके माध्यम से एक अपील करूँगा मुसलमानों से कि देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे हमारे अमाल ऐसे हमारे हाकिम, ये तो हमारे अमाल की सज़ा है, हमारे अमाल बद की सज़ा है, इसलिए हम अपने अमाल को देखें,
अपने आप को सुधारने संवारने की कोशिश करें और ये देखें आगे हमें क्या करना है। बिल्कुल मुसलमानों को मुहासबे की ज़रूरत है। साबरीन साहब, अगर देखा जाए जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बीजेपी लीडरान के जरिए, चाहे वो केंद्र सरकार की हम बात करें, खासतौर से केंद्र सरकार की ही बात करेंगे, जिस तरह से बयानात आते रहते हैं और उस पर उनकी खामोशी रहती है, तो कहीं ना कहीं उनके जरिए उसको श्रेय दी जाती है। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इतना बड़ा मैंडेट मिला है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत का, तो क्या मुसलमान उन पर भरोसा कर सकता है? देखिए, बिल्कुल उसी भरोसे का ही नतीजा है कि मुसलमानों ने वोट दिया और इतनी फुल फ्लैश मेजोरिटी के अंदर, यानी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, जो मुस्लिम बहुल सीटें थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर गई है। और रहबर और रहसन वाली बात जो अभी मौलाना ने कही, तो अभी तक 20-22 साल से मुसलमान जिनको अपना रहबर समझ रहा था, चाहे वो बीएसपी हो चाहे वो एसपी हो, वही लोग रहसन ही कर रहे थे, रहसन वही बने हुए थे। तो वहाँ के मुसलमान ने, क्योंकि जागरूकता आ चुकी है, बिल्कुल पूरी तरह से खामोशी के साथ नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि डंके की चोट पर यूपी के मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी के पास खुलकर, बल्कि उसको पूरी तरह मैंडेट भी दिया और वोट भी दिया। ऐसा नहीं कि मुसलमान ने अपने आप को दिखाया कुछ है और करा कुछ है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। देखिए, एक चीज और है भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान, आप जिस समय इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, चाहे वो वाराणसी वाला मोदी जी का दौर हो, या आप मेरठ को देखें या इलाहाबाद को देखें, मुसलमान बराबर मोदी जी के साथ चला है और सबका नहीं, साथ, इसको तो सबका शकील साहब, विकास इसको तो हम देखिए इलाही फैसला मानते हैं। बिल्कुल इसको हम इलाही फैसला मानते हैं। विकास के नाम पर तो किसी को वोट नहीं मिला, न विकास के नाम पर यूपी में चुनाव लड़ा गया। आप देख लीजिए पूरा चुनाव उठाकर, ना तो नरेंद्र मोदी ने कभी विकास का नाम लिया, ना अमित शाह ने कभी विकास का नाम लिया, ना उनके किसी नेता ने विकास का नाम लिया। हाँ, 2014 का चुनाव जरूर विकास के नाम पर लड़ा गया था, लेकिन यूपी का चुनाव कहीं से कहीं तक विकास के नाम पर नहीं हुआ। ये तो इलाही फैसला है। वो विकास के नाम पर वो नहीं, विकास के नाम पर कैसे? अरे भाई, उन्होंने तो शमशान, कब्रिस्तान, बिजली, 3 तलाक और फला फला ये कुछ होता रहा। नहीं, सत्ता में अखिलेश रहे हैं, तो अखिलेश देखिए, सच्चाई को मानिए साबरीन साहब। पास तो सेंट्रल का विकास था। साबरीन साहब, सेंटर में क्या विकास किया? एक विकास का नाम गिनवाइए, एक विकास गिनवाइए। मौलाना, कितना जिम्मेदार इसमें जो लीडरान थे, खासतौर से मुस्लिम लीडरों की अगर हम बात करें, तो उनके जरिए जो बयानात आए, चाहे वो अहमद बुखारी की बात करें या उसके अलावा कल्बे जब्बार साहब की बात करें, या और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आए। उससे पहले मुस्लिम ये मन बना रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ सब एक साथ जाएंगे, लेकिन तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है मुंतशिर हो गया। और जिस तरह से अगर परसेंटेज हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बीएसपी को जो वोट मिला है वो 22%, इस बार 21.9% जो है बीएसपी को वोट मिला है और बीजेपी को 36% वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं जो अपना वोट था मायावती, वो अपना वोट बचाने में नाकाम रही हैं। मुलायम सिंह, अखिलेश जो है वो अपना यादव का वोट बचाने में नाकाम रहे हैं। ये जहां तक वोट प्रतिशत की बात है, ये सच्चाई है कि मायावती अपना वोट बचाने में नाकाम रही। ये वोट चला गया बीजेपी को। अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें तो इनका वोट बीजेपी को चला गया और मुसलमान वोट इनको मिल गया। यही सेम पोजीशन समाजवादी की है कि समाजवादी अपना वोट बचाने में नाकाम रही, उसको अपना वोट नहीं मिल पाया, लेकिन मुसलमान वोट थोक के भाव में उसको मिल गया। अगर मुसलमान वोट भी इन दोनों पार्टियों को नहीं मिलता कांग्रेस की तरह, तो ये भी 8 पे होती, 7 पे होती। अगर इनकी कुछ पोजीशन अच्छी आ रही है तो मुसलमान वोटों की वजह से, ये तो सच्चाई है, इसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन जहां तक साबरीन साहब कह रहे हैं, देखिए साबरीन साहब, आपको बहुमत मिल गया वहां, बहुत अच्छी बात है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। आपको भी इस बात को मानने में इनकार नहीं होना चाहिए कि देखो विकास के नाम पर वहां चुनाव नहीं लड़ा गया। जितने भी कम्युनल मुद्दे थे वो सब के सब लास्ट में जो मामला हुआ है लखनऊ के अंदर, उसको भी कहीं ना कहीं आप जहन में रखिए। ये सच्चाई है। विकास की बात तो अखिलेश कर रहे थे ना जी, अखिलेश ने किया है। देखो, इसको भी मानना पड़ेगा कि अखिलेश ने कुछ काम किए हैं, क्योंकि कमजोर ऐसा कुछ नहीं, विकास की डोर बिल्कुल नहीं उसको, अगर अखिलेश, ये तो सियासी जवाब है आपका, ये तो आपका सियासी जवाब है। विकास किया होता तो उन्हें कांग्रेस, जिसका कोई वजूद यूपी में नहीं है, जो अपने वजूद की लड़ाई वहां लड़ रही थी, तो अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस से किसी भी तरह से गठबंधन नहीं करते। कांग्रेस से गठबंधन होना को सिर्फ और सिर्फ इस बात का सबूत, हाफिज साहब, सबसे बड़ी बात ये सुनिए, सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी यूपी में सत्ता में अब आई है। आने वाला चुनाव जो हम लड़ेंगे वो वाकई साबरीन साहब, 2.5 साल आपकी सरकार को केंद्र में हो गए, एक बात बताइए, विकास का क्या काम किया है मोदी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं कि नोटबंदी जिसको इन्होंने नारा दिया था कि ये विकास है। मैं बता रहा हूं जी, नोट बदली
जिसको मैं कहूंगा कि नोट बदली। लोग कह रहे थे कि जी अब इसको यूपी ये को तो फंसा विनाश है देंगे। सर, ये तो विनाश देखिए, है। अगर कुछ लोगों को जिनके पास बेईमानी का पैसा था, नोट ना, ना, उनको ना। पसंद नहीं आया। विकास की बात की, नोटबंदी को छोड़ दीजिए, विकास का एक काम। उसी 2.5 साल को देखिए, उसी 2.5 साल को सामने रखते हुए यूपी की आवाम ने, जो मोदी जी ने जितने भी विकास कार्य किए हैं, जितने भी विकास कार्य, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे वो लाडली योजना हो, या और दूसरे जितने भी विकास कार्य हैं, उसी को सामने रखते हुए यूपी की जनता अरे लोगों को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। रखते हुए मोदी जी पर भरोसा करा और सबका साथ सबका विकास वाला नारायण है जी। मैं आपको सबसे पहले बता दूं जी कि मोदी, आई एम फॉर मेजोरिटी और माइनॉरिटी, ऑ फॉर ऑर्गेनाइज्ड, आई फॉर इंडिया, ये सोच है आपकी, और डी फॉर डेवलपमेंट। नहीं, ये सोच है। माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी ये तो आपकी सोच है ऑफ इंडिया। शकील साहब, और एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी मौलाना साबरीन भाई, एक मिनट बस, मौलाना ने कहा एक सेकंड कि मायावती का जो अपना वोट था वो भी बीजेपी के खाते में आ गया। नो डाउट इसी तरह से जो मुस्लिम वोट अभी आज 17% है, वो भी अगर ये बेवकूफ इसी तरह से बनाकर, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, वो भी सारा का सारा वोट भाजपा के खाते में पहुंच जाएगा। समाजवादी के विकास पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, जैसे अभी हाफिज साबरी ने कही है, समाजवादी ने विकास तो किया है, अखिलेश ने विकास, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वजह क्या हुई कि अखिलेश तो विकास 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 का नारा देते रहे, और बीजेपी ने जो कम्युनल एंगल उठाया है वो इतना हावी हो गया उस विकास पर कि लोगों का दिमाग उधर रहा, इधर बिल्कुल नहीं रहा। ये मान उत्तर प्रदेश में कम्युनल एंगल भी चला, जात पात का एंगल भी चला, और इसी पर इलेक्शन यूपी में और बिहार में इसी चीज पर इलेक्शन होता है। विकास कोई मुद्दा नहीं है यूपी में या बिहार में। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो आप कितना इसको जिम्मेदार मानते हैं? मुलायम सिंह का जो पूरा ड्रामा चला था, उससे कितना यादव वोट पूरा चला गया? क्योंकि दो फाड़ हो गए, एक तरह से देखा जाए शिवपाल ने एंटी समाजवादी पार्टी काम किया, और आज जिस तरह से उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि इसको घमंड ने डूबा, और घमंड की वजह से जो है। मैं बताऊं आपको, मुलायम सिंह की जहां तक बात है, मैं उसका खुद शाहिद हूं। मुलायम सिंह की धोती खुलवा के आप देख लीजिए, कच्चा निकलेगा, ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। खुद मेरे सामने मुलायम सिंह ये कहता है कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। वही बात उसने अखिलेश के लिए कही कि ये मुसलमान को जो है, मुसलमान के लिए विकास नहीं विनाश का काम करता है, ये मुसलमान के लिए काम नहीं करता। ये कहीं ना कहीं मुसलमान को अखिलेश से हटाने की बात थी। और ये जो कुछ भी हुआ है, ड्रामा हुआ है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश को एक अच्छा नेता बन के उभरा है अखिलेश। उसमें अखिलेश की छवि बनी है। ये अलग बात है कि आज उसको बहुमत नहीं मिल पाया या उसको सीटें अच्छी नहीं मिल पाई, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो राष्ट्रीय नेता बन गया, एक ऐसा नेता बन गया कि कल आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उसकी एक इमेज जो लोगों के सामने आएगी, वो एक बहुत बड़ी इमेज होगी। मुलायम सिंह के कद के बराबर कहीं ना कहीं उसकी इमेज होगी, मायावती के कद के बराबर उसकी कहीं ना कहीं इमेज होगी। तो अखिलेश को तो इसमें फायदा हुआ है, लेकिन इसमें जो नुकसान सबसे बड़ा हुआ है वो मुसलमान को हुआ है। मुसलमान को ये नुकसान हुआ है कि आज मुसलमान का वोट, अगर हम समाजवादी से कहें कि भाई हमने आपको वोट दिया है, तो वो कहेगा जी आपने तो हमें वोट ही नहीं दिया, अगर आप हमें वोट देते तो हम जीत जाते। कांग्रेस से कहेंगे तो कांग्रेस नहीं मानेगी, समाजवादी बीएसपी से कहेंगे तो बीएसपी नहीं मानेगी, बीजेपी तो पहले से नहीं मानती कि हमें मुसलमान वोट नहीं देता। उन्होंने तो टिकट भी नहीं दिया मुसलमान को, सिर्फ ये कहकर भाई मुसलमान हमें वोट नहीं देता। तो कहीं ना कहीं नुकसान इस पूरे खेल में मुसलमान को हुआ है। अब मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि आज जो तेरी पोजीशन है, ना इधर का है ना उधर का है, जैसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। आज मुसलमान को इस बात पर बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मेरे वोट की अहमियत पार्टियों की नज़र में कैसे आए और हम उस पर किस तरीके से अमल करें। ये सच्चाई है। अगर मुसलमान आज भी नहीं बैठा तो उसका हश्र आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि फिर उसके वोट की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, बेइज्जत होकर रह जाएगा। मैं मौलाना की बात से कतअन मुत्तफिक नहीं हूँ कि इस सारे ड्रामे से मुसलमानों को नुकसान पहुँचा है। मैं कहूँगा इस वाले ड्रामे से अगर किसी को नुकसान पहुँचा है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। मुसलमानों को तो इस ड्रामे से फायदा पहुँचा है, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि बाप कुछ कहता है, बेटा कुछ कहता है। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये वोट लेने की राजनीति मुसलमानों से कर रहे हैं। बल्कि मुसलमान तो इस ड्रामे ने, बाप बेटे के ड्रामे ने मुसलमानों को जागरूक कर दिया, और इसी ड्रामे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने इतनी तादाद के अंदर वोट दिया। तो मैं सैल्यूट करता हूँ इस मुसलमानों की जागरूकता पर कि पूरी तरह से जागरूक रहे और जागरूक होकर वो किसी के बहकावे में नहीं आए। जो उन्होंने फैसला साबरीन साहब, एक बात यह भी आती है कि जिस स्टेट में सरकार बीजेपी की होती है वहां पर फसादात नहीं होते,
पिछली सरकार में अगर देखा जाए 400 से ज़्यादा फसादात समाजवादी के टाइम में आए। तो अभी किसी से मेरी बात चल रही थी, उनका ये कहना था अभी आप ये मान के चलो कि 5 साल यूपी में फसाद नहीं होंगे। अच्छा है ना जी, क्योंकि सत्ता अब हमारे हाथ में आ जाएगी। फसाद तो यही करवाते ना। इसका मतलब आप करवाते हैं? नहीं, सत्ता नहीं होती तो आप करवाते हैं? सत्ता हमारे नहीं, आपने कह दिया, पूरी तरह से आपने कह दिया कि सत्ता हमारे हाथ में आ गई। इसका दूसरा एंगल ये है कि हम फसाद इसलिए करवाते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। हम उन पर पूरी तरह से नकेल कसेंगे। गुजरात को भूल जाएंगे आप? पूरी तरह से हम मुसलमान होकर आप गुजरात को भूल जाएंगे? देखिए, गुजरात का फसाद बिल्कुल आप बताइए। आप अगर जोड़ दें तो 50,000 फसाद की अगर बात करें आप। नहीं, आप मुझे बताइए, गुजरात को भूल जाएंगे आप? 50,000 फसाद एज ए मुस्लिम आप बीजेपी के बीजेपी के स्पोक पर्सन है, उसके अलावा छोड़िए। नहीं, सहारनपुर में जो अभी फसाद हुआ उस वक्त तो समाजवादी पार्टी की ही पार्टी नहीं, उसकी वजह गुजरात को भूल जाए मुसलमान? नहीं, गुजरात को भूल जाए मुसलमान? हाशिमपुरा को भूल गया मुसलमान, मलियाना को भूल गया भाई। आप गुजरात पे बताइए ना, हाशिमपुरा को छोड़ दीजिए। 1947 से लेकर आज तक 50,000 की जो गुजरात से बड़ा फसाद नहीं था कोई भी हिंदुस्तान की तारीख में। साहब मैं कह रहा हूँ कि हाशिमपुरा गुजरात इतना बड़ा फसाद था, जहनी तौर पर नहीं, जहनी तौर पर मफलूज हो गया उससे मुसलमान। नहीं, मुजफ्फरनगर फसाद के बाद जो वहाँ के बीजेपी लीडरान थे उनको सिक्योरिटी दी गई, उनको सम्मान दिया गया, आगरा में बुला करके बाकायदा मथुरा में उनको ताजपोशी की गई। तो कहीं ना कहीं फसाद की राजनीति तो बीजेपी भी करती है, बीजेपी ही करती है। देखिए इसमें फर्क है। पहले तो आप सेट करिए, ये मुझसे इस लफ्ज को सेट कर ले कि बीजेपी भी करती है, यानी कि और दूसरी पार्टियां करती हैं, है ना? सपा करती है, बसपा करती है, बीजेपी ही करती है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस किस्म की राजनीति नहीं करती। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इस वाले नारे पर अमल करते हुए मोदी जी का रथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये मैं तो इस नारे पर एक बात कहता हूँ शकील साहब, बता रहा हूँ कि बिल्कुल पूरी तरह से यूपी ने इस नारे पर मैं ये बात कहता हूँ, फ्लैश भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। 1300 करोड़ खाली कपड़ों में खर्च हो गए मोदी जी के। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सबका साथ मेरा विकास, ये नारा असल ये है, सबका साथ सबका विकास नहीं है। तो इसको कहीं ना कहीं यूं भी जोड़ के देखिए, वो आदमी जो कपड़ा एक बार पहन लेता है दोबारा पहनने का नंबर नहीं आता। क्या कोई भी वजीर आजम जो मुल्क की बागडोर जिसके हाथ में हो, क्या उसको ऐसा करना चाहिए? जिस देश में लोग भूखे मरते हो, जिसमें देश में एजुकेशन का ग्राफ बहुत नीचे हो, जिस देश में लोग मकान जिनके पास ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, उस देश का प्रधानमंत्री 1300 करोड़ सिर्फ कपड़ों पर खर्च करे और देश में 12 महीने बाहर रहे। तो ये 2 महीने के अलावा, इस 2 महीने के अलावा कब देश में रहे हैं? तो बल्कि मॉडल ही कहा जाता था। नहीं, दिन में उनके तकरीबन 5 सूट बदला करते थे। नहीं, शिवराज पाटिल जी के पता चल रहा है कि एक बम ब्लास्ट वो आपका आदमी था, इसलिए कांग्रेस ने निकाल दिया। अच्छा वो आरएसएस। मौलाना एक आखिरी सवाल 2019 में इस इलेक्शन के रिजल्ट का कितना असर आप देख? कितना भी असर नहीं पड़ेगा, ये सच्चाई है। देखिए 3 साल में इन्होंने कोई विकास नहीं किया, अगले विकास नहीं करने वाले हैं। इनका मानना सिर्फ ये है कि जैसे कांग्रेस ने 70 साल लोगों को बेवकूफ बनाया, हम भी इस जनता को कम से कम 5-10 साल तो बेवकूफ बना ही सकते हैं। तो इसलिए ये बनाएंगे और 2019 में कहीं ना कहीं इनको इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दोनों मेहमान जो बात कर रहे थे कि नताइज का कितना असर पड़ने वाला है, खासतौर से मुसलमान इस पूरे नताइज को किस तरह से देखते हैं। मुसलमान ने कोशिश की, यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज को दोनों को ही वोट दिया, लेकिन जो उनका अपना बेस वोट था, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के बेस वोट की बात करें, जो दलित वोट था, वो उससे कट करके बीजेपी की तरफ चला गया। और यादव वोट भी काफी तादाद में समाजवादी पार्टी से कट करके बीजेपी की तरफ चला गया, जिसकी वजह से दोनों पार्टियों को करारी हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी 325 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में लाने में कामयाब।